और हमारी इस खास पेशकश में चर्चा करने के लिए और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सीएमडी मोतीलाल ओसवाल। लेकिन मोतीलाल जी, सवाल आपसे भी यही है, रिटेल इन्वेस्टर्स की इस बेरुखी का कारण क्या है? देखिए, आप इंडेक्स लेवल से देखेंगे तो हालांकि इंडेक्स करीब 17,500 के करीब है, लेकिन मार्केट में रिटेल का सेंटीमेंट का इंडेक्स अगर देखेंगे तो काफी नीचे में भी 11,000 12,000 के आजू बाजू। और उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि प्राइमरी मार्केट एक्टिविटीज बहुत कम हो गई है और सेकेंडरी मार्केट में मार्केट एक कंसोलिडेशन लेवल में है, तो उसके हिसाब से एक्टिविटीज काफी कम हो गई है। रिटेल ने पैसा बनाया नहीं है ज्यादा, थोड़ा बहुत नुकसान ही होता है। दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा कि जो रिटेल का जो पार्टिसिपेशन जो ज्यादा कैश मार्केट में होता है, उस कैश मार्केट का ओवरऑल वॉल्यूम आप देखेंगे तो टोटल मार्केट में 100 में से 10% हो गया है और डिलीवरी का देखेंगे तो खाली 3% होता है। तो इससे लगता है कि डेफिनेटली रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत कम है और एक सेंटिमेंटल रीजन भी है और फंडामेंटल्स भी। आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर ने ज्यादा कुछ पैसा बनाया नहीं है पिछले आप 2-3 साल में देखेंगे। मार्केट की पीक में भी 18,000 हुआ था, 20,000 21,000 हुआ था, अभी भी 17-18,000 के आजू बाजू काफी महीनों से घूम रहा है। सो रिटेल को लग रहा है कि यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। स्मॉल मिड कैप में भी काफी एक ज्यादा गिरावट आई है, तो ये सब मिला के एक पार्टिसिपेशन बहुत कम हुआ है। फिलहाल जी, ब्रेक के पहले हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहे थे, आप तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी बड़ा कामकाज करते हैं, क्या वहां से भी ब्रोकरेज रेट्स कम होने के, वॉल्यूम्स कम होने के संकेत हैं? देखिए, डेफिनेटली मार्केट में वॉल्यूम जब गिरते हैं तो दोनों ही सेगमेंट में एक साथ ही गिरते हैं लगभग। मोटा मोटी आप देखेंगे जैसे रिटेल करीब टोटल टर्नओवर का 53 to 55% करता है और इंस्टीट्यूशन का करीब 17 से 18% होता है। सो दोनों सेगमेंट में कम हुआ है वॉल्यूम और दोनों सेगमेंट में कैश में ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। फ्यूचर और ऑप्शंस में रिटेल डेफिनेटली सबसे बड़ा पार्ट प्ले करता है। सो रिटेल का जो ऑप्शन रिटेल का जो टर्नओवर जो शिफ्ट हुआ है वो एक्चुअली कैश मार्केट से ऑप्शन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हुआ है। और जैसे आपको मालूम होगा कि ऑप्शन में हमारा ब्रोकरेज रेट बहुत कम होता है, एकदम नेग्लिजिबल होता है, उससे ज्यादा इम्पैक्ट आता है हमारे इसमें रेवेन्यू में। ठक्कर साहब, आप कह रहे थे कि टेम्पररी फेज है, लेकिन ये हालात कब तक ऐसे ही बने रहेंगे? कब आप उम्मीद करें कि हालात सुधरेंगे? तो जैसे मैं आपको बताया कि ब्रोकरेज इंडस्ट्री इज नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी तो डेफिनेटली ब्रोकरेज भी अच्छी होगी। तो हमको लगता है कि ये फेज आपको पूरा वैसे समझना पड़ेगा कि 2003 में जब हमारी इकोनॉमी 6% से ग्रोथ होती थी, वहां से 2008 में करीबन 9-10% का ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी थी। तो वहां पे हमने देखा ब्रोकरेजेस ने काफी हद तक एक्सपांड किया और काफी स्केल भी बढ़ाया। और यही जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद में, लीमन ब्रदर क्राइसिस के बाद में, आज हम वही सोच रहे हैं कि हमारी जीडीपी 8% से ग्रोथ होगी, 8.5% से होगी, क्या वी डोंट नो कि 7% से भी हो सकती है। तो आज ये जब तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रेट पे होगी, तब तक ये अनसर्टेनिटी रहेगी। मुझे लगता है कि ये 1-2 क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ देखने के बाद में हो सकता है एफआईएस पहले कॉल लेंगे कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ क्या गिनना चाहिए, उस हिसाब से वैल्यूएशन क्या देनी चाहिए। ओवरऑल मुझे लगता है कि ये लगभग 2 क्वार्टर की बात है कि 2 क्वार्टर के बाद में मुझे लगता है काफी हद तक क्लियरिटी रहेगी कि इन्वेस्टर डिसीजन ले पाएगा कि इंडिया को वैल्यूएशन क्या देनी है और किस वैल्यू में इन्वेस्टमेंट करना है। और एक बार एफआईएस की इन्वेस्टमेंट आती है तो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे ढंग से हम कह सकते हैं कि बॉटम बन चुका है और वहां से करीबन मार्केट 14 से 15% का एप्रिसिएशन देगा। आई थिंक टिल द टाइम वी हैव टू वेट। उसके पहले जो भी अब स्टेप्स हम लेंगे, मे बी ब्रोकर्स और रेगुलेटर, वो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स लेंगे, पर जब तक वेल्थ क्रिएशन की क्लियरिटी नहीं आएगी तब तक इन्वेस्टर इस बाजार में वापस नहीं आएगा। मोतीलाल जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हालत है उसको देखते हुए ब्रोकिंग इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन हो सकता है? हो सकता है ऐसा कि छोटे प्लेयर्स इस कारोबार से बाहर हो जाएं? देखिए, कंसोलिडेशन आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे अनिल जी, पिछले 10 साल में तो डेफिनेटली कंसोलिडेशन हुआ है। टॉप 10 ब्रोकर्स का जो मार्केट शेयर तभी का और अभी का कंपेयर करेंगे तो कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन ज्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है वो नेचुरल वे में कंसोलिडेशन वे, जो बड़े प्लेयर बड़े बन रहे हैं और छोटे प्लेयर आई थिंक मार्केट से मार्जिनलाइज हो रहे हैं और वो ट्रेंड डेफिनेटली कंटिन्यू रहेगा। मार्केट में कुछ एम&ए ट्रांजेक्शन भी हुए हैं, लेकिन उसमें कोई ज्यादा कोई बड़े ट्रांजेक्शन नहीं हुए हैं, उसमें कोई सक्सेस रेट भी अच्छी नहीं है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन डेफिनेटली होगा, क्योंकि जितना कैपिटल, ब्रांड, प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी, रिसर्च में इन्वेस्टमेंट चाहिए, उतना इन्वेस्टमेंट आई थिंक जिसकी बैलेंस शीट ज्यादा होगी, जिसका साइज बड़ा होगा, वही कर सकता है। सो डेफिनेटली एक छोटे जो प्लेयर्स हैं वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो कैसे बिजनेस को मेंटेन कर पाएंगे।
मोतीलाल जी, मुझे याद है 17 साल पहले जब मैं आपसे मिला था, आपका पूरा फोकस सेकेंडरी मार्केट पर हुआ करता था और आपका ये कहना था कि जब सेकेंडरी मार्केट में इतना ज्यादा बिजनेस है तो कहीं और देखने की जरूरत क्यों है। लेकिन समय के साथ आपने काफी डाइवर्सिफाई किया। क्या आपको लगता है अब भी ब्रोकिंग हाउसेस को, ब्रोकर्स को नए नए एवेन्यूज, नए रास्ते ढूंढने की जरूरत है जहां से रेवेन्यू आ सके? देखिए, डेफिनेटली अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके पास कस्टमर्स है और आपका ब्रांड एक अच्छा है, तो डेफिनेटली एक उसी विद इन द सेम बिजनेस लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज में हमने कुछ बिजनेस स्टार्ट किए हैं और वो एक अच्छा हमारा एक सफल प्रयास रहा है। क्योंकि अगर आपका लिवरेज होता है, क्रॉस सेलिंग होता है, तो एक आपका रेवेन्यू स्टडी भी बेस होता है और आप टू सम एक्सटेंट आप एक बिजनेस से डिरिस्क कर सकते हैं। अभी ब्रोकिंग जैसे अच्छा नहीं चल रहा है तो मे बी एसेट मैनेजमेंट और पीएमएस बिजनेस ऐसे चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ठीक चल रहा है। सो थोड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है कि आपके पास रेवेन्यू के कितने सारे स्ट्रीम्स हैं और सेम कस्टमर सेम बिजनेस पे आप कैसे एक कैपिटलाइज कर सकते हैं। हालात कब से सुधरेंगे? 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने? मोतीलाल जी, पहले आप बताएं। देखिए, मुझे लगता है कि अगले करीब 6 महीने में हालात डेफिनेटली सुधरेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा एक हमारे लिए एक बाजार में जो एक स्टेगनेशन आया है, एक बहुत बड़ा रीजन है एक पॉलिटिकल स्टेलमेट का। और पीछे काफी महीनों से आपने देखा होगा कि जो फाइट चल रही है करप्शन की और लॉट ऑफ अदर इश्यूज की, आई थिंक मुझे लगता है कि ऑल दिस थिंग्स विल बी बिहाइंड अस मे बी नेक्स्ट 3 मंथ्स और मे बी 6 मंथ्स। और दूसरा, जैसे दिनेश भाई बताया कि इकोनॉमी तो अपने ट्रैक्शन पे चल रही है, आधा टका कम हो या आधा टका बढ़े, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मार्केट में पैसा डेफिनेटली आएगा। फॉरेनर्स को भी काफी इंटरेस्ट है। एवरीबडी इज लुकिंग एट सम काइंड ऑफ आई थिंक वेरी डिसाइसिव पॉलिटिकल काइंड ऑफ आई थिंक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और मैं तो काफी होपफुल हूँ कि अगले करीब मे बी 3 मंथ 6 मंथ, बट डेफिनेटली एक अच्छा समय आने की उम्मीद है।